धन्यवाद। श्री अमोल कोले जी, श्री अमोल कोले। निशिकांत जी का कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? अमोल कोले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं क्योंकि कौन सा रूल है? रूल पूछिए। जस्ट एक मिनट निशिकांत जी, भाई कौन सा पॉइंट ऑफ ऑर्डर? चेयर रूल टाइम मत काटिए। रूल नंबर निकालिए। स्पीकर का डायरेक्शन। कौन मैंने? ये संविधान पर चर्चा हो रही है। ये कुछ भी टाइम पास है। यस, ओके, थैंक यू। 115। हाँ, ठीक है। इनएक्यूरेट यदि स्टेटमेंट है तो उसको सुधारने का अधिकार है मुझे। ठीक, संविधान पर चर्चा हो रही है मैडम। ठीक है। स्पीकर साहब देखेंगे। आइए, अमोल कॉलेज। थैंक यू। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अमोल कॉलेज। स्पीकर साहब देख लेंगे जो आपने कहा है। स्पीकर साहब देखेंगे जो आपने कहा है। ठीक है, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं क्योंकि आज मुझे एक ऐसे प्लीज ब्रिंग हाउस इन ऑर्डर। अमोल, स्पीकर साहब देख लेंगे जो आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है वो देख लेंगे। आप चेयर को इंटिमेट करना चाहते हैं? चलिए, चेयर की रोलिंग ही समझ सुन रहे हैं आप। टाइम मत काटिए। हाँ, इट्स नॉट हिज फॉल्ट। कोले जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं क्योंकि आज मैं एक ऐसे दस्तावेज पे अपनी बात रखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो हमारे लोकतंत्र की प्रेरणा है और हर भारतीय के जीवन का मार्गदर्शक तत्व भी है। अध्यक्ष महोदय, जब हमें आजादी मिली तब कई देशों ने हमारा मजाक उड़ाया था। क्या हो क्या रहा है? लेकिन गर्व की बात है कि इतना खंडप्राय देश होने के बावजूद आज हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में लगातार प्रगति की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और इसका एक प्रमुख कारण है संविधान, जो हमें व्यक्ति केंद्रित नहीं बल्कि राष्ट्र समर्पित होने की सीख देता है। अध्यक्ष महोदय, मैं उस महाराष्ट्र की भूमि से आता हूं जहां 350 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक आदर्श प्रस्तापित किया था, रयतेच राज्य स्वराज्य। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज से ज्यादा वैभवशाली, ज्यादा बड़े कई साम्राज्य निर्माण हुए और हस्तगत भी हुए, लेकिन आज भी 350 साल बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज का नाम लिया तो हमारा भी सीना 56 इंच का होता है। और इसका कारण है छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज को मिला नैतिक अधिष्ठान, और वही प्रेरणा संविधान में भी प्रतीत होती है। समता, बंधुता और स्वतंत्रता के नैतिक अधिष्ठान पर मानव का उत्थान और मानवता का कल्याण। और इसीलिए संविधान के निर्माण में योगदान देने वाले हर उस व्यक्ति के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और उन्हें आदरपूर्वक नमन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब हम अमृतकाल की बात करते हैं, जब अमृत की बात हो तो हलाहल की बात तो निकलती है, और जब हलाहल की बात निकले तो मंथन तो होना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस मंथन में पुराने जख्मों को कुरेदने से अच्छा है कि वर्तमान का परीक्षण करें और भविष्य का अवलोकन करें। अध्यक्ष महोदय, संविधान ने संसद को संवैधानिक व्यवस्था में प्रमुख स्थान दिया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कई बार हम संसद को राजनीतिक अखाड़े में बदला हुआ अनुभव करते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणियां और नारेबाजी की वजह से कई बार संसद की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ती है। किसी नेता का किसी पूंजीपति से क्या संबंध है, कौन नेता किसकी फ्लाइट में कहां गया, या किस विदेशी नेता ने किस नेता को डोनेशन दिया, इन बातों से हमें लगता है ये महत्वपूर्ण होना चाहिए कि हमारे देश के किसान की, नौजवान की, आम आदमी की आवाज यहां उठाई जाती है या नहीं, उसकी समस्या का यहां समाधान होता है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, हम देश हित के मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं, बहस चाहते हैं, ना कि राजनीतिक नारेबाजी। और ये सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की है। जब आर्थिक न्याय की बात हो तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हम सही मायने में देश की जो सबसे बड़ी आबादी है उन किसानों को आर्थिक न्याय प्रदान कर सके। उनकी मेहनत का, उनकी फसल का क्या उन्हें सही दाम मिल पा रहा है? प्याज हो, सोयाबीन हो, दूध हो या कपास उत्पादक, किसी भी किसान से अगर आज हम पूछे कि वह आज की स्थिति में वो खेती आउट ऑफ चॉइस कर रहा है या आउट ऑफ कंपल्शन, ये तो मानना पड़ेगा, हर किसान को ये कहना पड़ेगा ये आउट ऑफ कंपल्शन उसे खेती करनी पड़ रही है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं है, रोजगार का दूसरा कोई जरिया नहीं है। सरकार किसान सम्मान जैसी योजनाएं तो लाती है, लेकिन किसान का असली सम्मान तभी होगा जब उसकी फसल को सही दाम मिलेगा। किसानों के हित में देश की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसीज बनाई जाएंगी।
जो आर्थिक न्याय की बात किसानों को लागू होती है, वही बात देश के नौजवानों को भी लागू होती है। संविधान में गरिमापूर्ण जीवन की बात की गई है, लेकिन हर इंटरव्यू की लाइन में खड़े हुए नौजवान युवकों की भीड़ देखे या प्यून की नौकरी के लिए पीएचडी के छात्र कतार में खड़े देखे तो हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या देश के भविष्य को हम गरिमापूर्ण जीवन दे रहे हैं? क्या उनकी शिक्षा के अनुसार उन्हें आर्थिक न्याय दे पा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, जब सरकार कहती है कि वो 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में राशन देती है, इसके अभिनंदन के साथ ही हमें अंतर्मुख होकर यह भी विचार करना होगा कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी अगर 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में राशन देना पड़े तो क्या यह उपलब्धि है या विफलता? क्योंकि जनता मुफ्त का राशन नहीं बल्कि हक का रोजगार मांग रही है, और मुफ्त के राशन से गरिमा नहीं बढ़ती, हक के सम्मानजनक कमाई से बढ़ती है। अध्यक्ष महोदय, जब सामाजिक न्याय की बात आती है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा धार्मिक ग्रंथ चाहे जो भी हो, वो गीता हो, बाइबल हो, कुरान शरीफ हो या गुरु ग्रंथ साहिब हो, उसे हमें दिल में रखना जरूर है, लेकिन दिमाग में सबसे पवित्र राष्ट्रीय ग्रंथ संविधान को रखना होगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, वो दहलीज के अंदर, लेकिन दहलीज के बाहर कदम रखते ही उसे सिर्फ और सिर्फ भारतीय बनना होगा। तभी तो संविधान के धर्मनिरपेक्षता के तत्व का सम्मान होगा। किसी मस्जिद के नीचे क्या है या मंदिर के पीछे क्या है, इस चर्चा में जाने वाला न्यायपालिका, मीडिया तथा सरकार का वक्त अगर राष्ट्र निर्माण और देशवासियों की प्राथमिकता के लिए सदुपयोग में लाया जाएगा तो इसमें देश का हित होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान हमें असहमति की भी अनुमति देता है, लेकिन वर्तमान में कुछ तत्व सरकार से असहमति रखने वालों को देशद्रोही करार देने लगते हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या ये असहमति के तत्व का सम्मान है? देश को आजाद कराने वाले सत्याग्रहियों और क्रांतिकारियों के बीच भी आजादी के मार्ग को लेकर असहमति जरूर थी, लेकिन दोनों का मकसद एक ही था, देश की आजादी। और इसी प्रकार आजाद भारत में भी असहमति का मकसद एक ही होना चाहिए, वो है देश हित। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा था कि संविधान मात्र एक कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि हमारे जीवन का सारथी है। लेकिन आज हमारी शिक्षा प्रणाली में नागरिक शास्त्र का अध्ययन महज 20 मार्क के लिए होता है, महज 20 मार्कों के लिए। और शालेय शिक्षा के बाद तो जैसे आम नागरिक का नागरिक शास्त्र से हाथ ही छूट जाता है। आज हम देख रहे हैं कि शहरी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन शहरों में वोटिंग परसेंटेज लगातार घटता जा रहा है। कई मतदाताओं तो ये तक पता नहीं होता कि स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं का काम क्या है, विधानसभा का काम क्या है और संसद का काम क्या है। और ये भी वास्तविकता है कि कई बार मतदान जाति के आधार पर होता है या फिर धर्म के आधार पर होता है। इस स्थिति से उभरने के लिए हमें नींव मजबूत करनी होगी, न कि सिर्फ स्कूलों में बल्कि कॉलेजों में, कॉर्पोरेट में, कंपनियों में संविधान के प्रति सजगता के लिए हमें ठोस कार्यक्रम के बारे में सोचना होगा। और अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं बात करूंगा राजनीतिक न्याय की। हमारे संविधान ने एक व्यक्ति एक वोट का अंगीकार किया है, और यह संविधान की खूबसूरती है कि देश की झुग्गी झोपड़ी में बसने वाले एक सामान्य देशवासी को भी एक मत का अधिकार है, और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी एक ही मत का अधिकार है। और इसलिए मैं मानता हूं कि हमारा वोट ये सिर्फ संविधान ने दिया हुआ अधिकार नहीं, ये हमें दिया हुआ एक बेशकीमती उपहार है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर हमारी कोई बेशकीमती चीज अगर खो जाती है या चोरी हो जाती है तो हम क्या करते हैं? हम शिकायत करते हैं। और अगर दरोगा कहे कि चोरी हुई नहीं तो हम क्या करते हैं? फिर हम अपने आप से तहकीकात करने की कोशिश करते हैं, हम तफ्तीश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कई मतदाताओं को आशंका है कि या तो उनका दिया हुआ वोट खो गया या फिर चोरी हो गया। लेकिन दरोगा ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसलिए महाराष्ट्र, सर ये तो लोगों का कहना है, इसलिए महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मार्कड़वाड़ी के लोगों ने बैलेट पेपर पर यह जानने की कोशिश की कि उनका मत गया कहां, लेकिन प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी। इन्होंने, मैं ये डिस्क्लेमर ही देता हूं, मैं ईवीएम से आया हूं, लेकिन जिन मतदाताओं की आशंका है उन मतदाताओं की बात यहां रखना मैं समझता हूं मेरा कर्तव्य है। ना उन्होंने इलेक्शन पे अविश्वास दिखाया था, ना उनको फैसले पे आपत्ति थी, क्योंकि वहां पे तो उम्मीदवार जीत के आया है। फिर भी लोग जानना चाहते हैं वोट कहां गया, खो गया या चोरी हो गया।
लेकिन उन्हें ये करने से मना करना क्या ये राजनीतिक अधिकार है? अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया की बहुत अहम प्रक्रिया है और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद, जैसा मैंने कहा, मैं चुन के आया हूं ईवीएम पे, लेकिन मतदाताओं में एक संभ्रम है, एक असमंजस है और कई सारे संदेह, कई सारी आशंका है। लोकसभा चुनाव के बाद महज 6 महीनों में लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़े हैं और इलेक्शन कमीशन बार बार मांग करने के बाद भी ये सूची विपक्ष को नहीं सौंप रही है। उसी के साथ में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, जो 5% वीवीपैट कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट का वेरिफिकेशन होना था, ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बावजूद अचानक इलेक्शन कमीशन ने नई एसओपी जारी की है जिसमें ये वेरिफिकेशन नहीं होगा बल्कि पूरी मेमोरी बर्न करके सिर्फ उसमें मॉक पोल कराया जाएगा। तो इससे असमंजस और भी बढ़ जाता है। हमारी मराठी में कहावत है, कर नाही त्याला डर कशाला, कुछ किया ही नहीं तो डरते क्यों, हाथ कंगन को आरसी क्या। और इसलिए अध्यक्ष महोदया, ये शंका उत्पन्न होती है, क्या कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है? क्या दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की मजबूती के लिए जनता का, ये हम और उनकी बात नहीं है, सत्ता पक्ष विपक्ष की बात नहीं है अध्यक्ष महोदया, लेकिन लोकतंत्र मजबूत रहने के लिए जनता का चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास कायम रहना बहुत जरूरी है और चुनाव आयोग का गठन ही फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए हुआ है। इसलिए आपके माध्यम से मेरी दरखास्त है कि 5% ईवीएम में मॉक पोल की जगह वोट वेरिफिकेशन कराया जाए और साथ ही में चुनाव प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए ईवीएम का लॉग डेटा उम्मीदवारों को दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, ये तो मानना पड़ेगा कि अध्यक्ष महोदय, ये तो मानना पड़ेगा कि चुनाव आयोग मतदाताओं की सुविधाओं के लिए हमेशा जागरूक रहता है, लेकिन जैसे रेस्टोरेंट में जाने के बाद हमारे पास विकल्प होता है कि हमें नॉनवेज खाना है या वेज खाना है, तो मतदाताओं के पास विकल्प क्यों नहीं? उन्हें मतदान बैलेट पेपर से करना है या ईवीएम से करना है? जिसका बैलेट पेपर पर विश्वास हो वो बैलेट पेपर से मतदान करे, जिसका ईवीएम पर विश्वास हो वो ईवीएम पर मतदान करे। ये अवसर है अध्यक्ष महोदया, देश के, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के पास एक अवसर है कि अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसी व्यवस्था बने कि पूरे देश में मतदाता को पता चले कि उसका वोट गया कहां है, तभी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। और अंत में इतना ही कहूंगा अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र प्रथम के साथ स्वतंत्रता प्रथम, समानता प्रथम, बंधुता प्रथम और धर्मनिरपेक्षता प्रथम का अगर हमारे जीवन में अंगीकार हो तो वर्तमान में संविधान का सम्मान और बढ़ेगा और भविष्य में हमारा लोकतांत्रिक गणराज्य विश्व की महाशक्ति बनकर उभरेगा। और इसीलिए छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। जय हिंद। शंभवी जी, अभी भी बोल रहे हैं। धन्यवाद। एक मिनट ऑनरेबल मेंबर। संविधान पर चर्चा हो रही है महोदया, और संविधान की हत्या हो ये संभव नहीं है। हम लोग यहाँ चुपचाप बैठने के लिए नहीं है। अभी इन्होंने जलियांवाला बाग कांड की बात कही कांग्रेस के स्पीकर ने, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। उसमें जो मारे गए लोग, उनके प्रति सभी पूरे देश की सहानुभूति है, लेकिन 115(1) स्पीकर का डायरेक्शन जी कि यदि उन्होंने इनकरेक्ट कहा है, जलियांवाला बाग ट्रस्ट की चेयरमैन, आप लिखित में दे दीजिएगा स्पीकर साहब। लिखित नहीं है, वो कांग्रेस हमेशा रही है, कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है। यदि जलियांवाला बाग में कुछ नहीं हुआ है तो कांग्रेस दोषी है। आप अपने दोस्त को सरकार के ऊपर नहीं ला सकते हो। मेरे कहने का मतलब केवल इतना ही है कि कांग्रेस ने यदि जो शहीद हुए, शंभवी जी का नाम लिया है मैंने, शंभवी जी बोले। धन्यवाद। आप लिखित में दे दीजिए। धन्यवाद सभापती महोदय, आपने इतने। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ, सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।